गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी प्रश्नावली नंबर 4 चल रही थी और उसमें हमने 15 एग्जाम्पल कर लिए थे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सारे करा रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल 16 है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसे पूछने के अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 + a 1 और 1, फिर दे रखा है 1 1 + b और 1 1 1 और 1 + c। ये सिद्ध करके दिखाना है आपको a b c और 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये सिद्ध करके दिखाना। अच्छा, इसी सवाल को कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके बराबर होगा, a b c, है ना, प्लस b c + k a c और प्लस k a b। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इसे इसके बराबर सिद्ध कीजिए। चल, तो सिद्ध करने के लिए आपको सारणी को हल करना पड़ेगा और मैंने कहा ना कि सारणिकों को हल करेंगे तो उसके गुणधर्मों का प्रयोग करके। तो देखो, सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी और गुणधर्मों का प्रयोग करें। तो देखो ध्यान से देखें, तो ए बी सी आपको चाहिए बाहर और 1/a 1/b और 1/c चाहिए। तो ए बी सी बाहर कैसे आए और 1/a कैसे आए? चलो, इस पहली रो में से अगर मैं ए बाहर ले लूं, कॉमन ले लूं, तो फिर ए तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 1/a हो जाएगा। आपको चाहिए भी 1/a और बाहर भी क्या आ जाएगा, ए। इसी तरह से इस दूसरी वाली रो में से बी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से सी। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कॉमन लेंगे तो आपको ये वाली कंडीशन दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं R1 R2 एवं R3 से क्रमशः ए बी एवं सी उभयनिष्ठ लेने पर। अब देखो, उभयनिष्ठ लेंगे तो ए बी सी बाहर आ जाएगा और जब ए बी सी बाहर आ जाएगा तो R1 में से क्या बचेगा? देखो, एक में तो ए है नहीं इसलिए 1/a बचेगा और प्लस ए में तो ए है इसलिए ए बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पर 1/a और यहाँ पर भी 1/a। इसी तरह से यहाँ पर 1/b, है ना, 1/b + 1 और यहाँ पे लास्ट में 1/b और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास? R3 जो रो है वो बचेगी 1/c 1/c और 1/c + 1। ये सबके समझ में आ गया, ए बी सी बाहर आ गया अपना, ठीक है। कैसे लिया? ये राइट हैंड साइड को देखते हुए हमने संक्रिया लगाई, समझ में आया। चलो, अब 1 में जुड़ना चाहिए 1/a 1/b 1/c। तो मैंने इसका फिर से पहला अवयव देखा। पहला अवयव आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 भी दिखाई दे रहा है, 1/a दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 1/a दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा? 1/b + 1/c। देखो ढूंढो, 1/a ये इधर तो छोड़ दो, 1/b और 1/c, ये रहा ना, ये सब के सब इसमें जोड़े जाएंगे। इसका मतलब ये R1 है हमारी, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 में तीन दोनों को जोड़ दूं, इसका मतलब R1 की संक्रिया बनी R1 + R2 + R3। तो अब इसमें देखो, याद रखने वाली कोई बात नहीं, बस दिखाई देना चाहिए आपको ध्यान से कि आपने जो सिद्ध करना है वो आपको कॉलम में मिल रहा है कि रो में मिल रहा है। अगर ये कॉलम में मिलता तो मैं कॉलम की संक्रिया लगा देता, रो में प्राप्त हो रहा है इसलिए मैंने रो की संक्रिया लगा दी। चलो, अब ए बी सी उभयनिष्ठ बाहर रहेंगे, इसमें ए 1/a और 1/c जोड़ूंगा ना, तो क्या कितना बन जाएगा? 1 + 1/a 1/b और 1/c। समझ में आ गया? चलो, इसमें 1/a है, 1/b है, 1/c और 1b, तीनों को जोड़ के लिखेंगे। R1 पूरी बदलेगी, एक अवयव नहीं बदलता, पूरी की पूरी रो बदलेगी। तो इसमें लिखेंगे 1 + 1/a + 1/b और + 1/c, लास्ट में भी 1/a 1/b 1/c। तो 1 + 1/a 1/b और 1/c और R2 R3 एज इट इज 1/b, है ना, 1/c और ये 1/b + 1 और 1/c, लास्ट में 1/b और 1/c + 1। अब क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? क्या उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है? देखो, मैंने कहा ना, जिस रो को आप बदलते हैं, है ना, उसी में से कोई ना कोई अवयव उभयनिष्ठ दिखाई देगा। तो आपको उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है 1 + 1/a 1/b और 1/c। चलो, तो मैं लिख देता हूं R1 से 1 + 1/a 1/b और 1/c उभयनिष्ठ लेने पर। चलो, उभयनिष्ठ निकाल लिया, ए बी सी बाहर आ गया, है ना, और बचेगा 1 + 1/a 1/b और 1/c। क्या बचेगा? देखो 1 1 1, ठीक है, और फिर बचेगा 1/b 1/c, फिर 1/b + 1 और 1/c और लास्ट में बचेगा 1/b और 1/c + 1, ये बचेगा। अब देखो, R1 में 1 2 3, ठीक है, ये तीनों 1 है और हमें कितनी जीरो बनानी है? 2 जीरो बना के प्रसार कर देंगे, हो गया सवाल। चलो, तो 2 जीरो बना के प्रसार करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे
है ना। तो 2 जीरो बनाने के लिए ये कौन सा अवयव है, पहला अवयव है ना। इसे जीरो बनाने के लिए एक ही घटाना पड़ेगा इसमें से, और वो नीचे तो है नहीं, तो वो किधर की तरफ है, कॉलम की तरफ। तो आपकी संक्रिया हो गई, C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2। अब रो नहीं घट रही, देखो कॉलम घट रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर इस C2 को भी जीरो बनाना चाहे तो C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। देखो दो संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हैं आप, लेकिन लगाने पर एक विशेष बात का ध्यान रखें। वो क्या है कि जब आप C1 को बदल रहे हैं, जैसे C1 बदला C1 माइनस C2, है ना, और फिर आपने क्या बदला C2, तो ये जो C2 है ये चेंज नहीं हुआ, जैसे आपने C1 चेंज किया, ठीक है। अब ये C1 चेंज हो गया ना, तो C2 में जब आप चेंज करेंगे तो C1 का प्रयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना C1 का प्रयोग यहां, क्योंकि C1 तो पहले बदल दिया, अब वो बदलने के बाद क्या बना ये नहीं पता, इसलिए एक साथ दोनों को नहीं कर सकते, ये याद रखना। समझ में आया क्या समझाया, दोबारा सुनो। ये C1 यहां बदल गया, तो इस C1 का प्रयोग दूसरी संक्रिया में नहीं होगा, जब आप एक साथ दोनों संक्रिया लगाएंगे तब, ठीक है। अलग अलग लगाए तो फिर ये बदल जाएगा, फिर उसके बाद आप कोई सी भी लगा लें। तो मैं लगा रहा हूं अब इसमें 1 माइनस 1 कितना आया, 0, ठीक है। ए बी सी बाहर है, वेनिस्ट है, और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी एज इट इज रहेगा। एक में से घटाओ, क्या आएगा 0, और 1 अपॉन बी में से घटाएंगे तो क्या, तो कितना बचेगा माइनस का 1, और 1 अपॉन सी में से 1 अपॉन सी घटाएंगे क्या बचेगा 0। वैसे तो 2 जीरो यहीं बन गए, इस दूसरी संख्या की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लगा लो। एक में से एक घटाओ, क्या ना आएगा 0, 1 अपॉन बी प्लस इसमें से घटाओगे 1 अपॉन सी में से घटाओगे माइनस के 1, और 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी प्लस 1। अब देखो 2 जीरो आपके कहाँ मिलेंगे, R1 में, कहाँ मिलेंगे C1 में। जिसके भी अनुदिश प्रसार करें आप कर लें, क्योंकि 2 जीरो बना के प्रसार करने में सवाल आसान हो जाता है। तो मैंने लिखा R1 के अनुदिश प्रसार, R1 के अनुदिश। तो A B C लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अब क्या करना है, अब देखो रो और कॉलम हटा देंगे, एक पर आने वाली क्या बचेगा, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो माइनस 1 की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 0 की 1 से करेंगे क्या आएगा 0, 1 बन गया। तो आपके पास हो जाएगा ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अगर चाहो तो ए बी सी के अंदर गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या आएगा ए बी सी प्लस के, इसकी गुणा इससे करोगे, इससे कट जाएगा क्या आएगा बी सी, इसकी गुणा इससे करोगे बी से बी कट जाएगा क्या आ जाएगा ए सी, और सी से सी कट जाएगा क्या आ जाएगा ए बी। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ये आपकी राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आपका पूछा जा चुका है, आप एक बार इसे बगैर देखे जरूर कर लें। चलो एग्जाम्पल नंबर 17, देखो एग्जाम्पल नंबर 17, x प्लस ए, फिर दे रखा है b और c, c x प्लस b, a b और x प्लस c बराबर 0। हल कीजिए, सॉल्व इट मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब सवाल आपसे हल कर रहा है इसका मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो जब आपको x का मान ज्ञात करना है तो कैसे करना पड़ेगा, देखो x प्लस ए है ना, और इधर कितना है b और c, इधर देखो c a और इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो c1 c2 c3 तीनों को जोड़ दे तो सेम संख्या बनेगी, है ना। और अगर r1 को जोड़ते ऐसे जोड़ते r1 r2 r3, तो देखो c में a जुड़ता 2a और ये c, फिर क्या है ये कॉमन नहीं आते, ठीक है। चलो तो अभी इन्हें ऐसे जोड़ लेते हैं कॉलम वाइज, तो संक्रिया लगाते हैं। c1 को लिखते हैं c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों को जोड़ देते हैं। तो जब आप तीनों को जोड़ोगे तो x प्लस ए में क्या जोड़ना है आपको, b और c। इसी तरह से c में क्या जोड़ोगे, x प्लस b और a, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस c, मैंने क्रम से लिख लिया, प्लस तो क्रम में होता है। फिर x प्लस के a प्लस b प्लस c, और ये एज इट इज रहेगा b x प्लस b, और फिर b c a और x प्लस c किसके बराबर दे रखा है 0 के। क्या कॉमन आ गया, मैंने कहा ना जिसे आप बदलोगे उसमें से कॉमन निकल सकता है। तो c1 में से ही क्या कॉमन आएगा, c1 से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, चलो इसे तो कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को, और जो शेष बचेगा 1 1 1, कॉलम बच गया ना 1 1 1 का, और b x प्लस बी और b, फिर c a और x प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखें
तो सवाल सबसे आसान हो जाता है कब, जब आपको 1 1 1 मिल जाए, चाहे रो में मिले चाहे कॉलम में मिले। जब रो में मिलता है तो कॉलम की संक्रिया लगाते हैं, और जब कॉलम में मिलता है तो रो की संक्रिया। तो मैं क्या लिखूंगा, R1 को R1 माइनस R2, पहले में से घटाएंगे 0, और R2 में से क्या घटाएंगे, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। तो यह आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, और एक में से घटाओ 0, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस के x और c माइनस a। चलो एक में से घटाओ 0, x प्लस b में से b घटाओ x प्लस b में से b घटाएंगे तो, और ये घटाएंगे तो a माइनस x माइनस c, और ये एज इट इज 1b और x प्लस c बराबर g। अब किसके अनुदिश प्रसार करें, C1 के, क्योंकि 2 0 इसी में ही, तो C1 के अनुदिश प्रसार। चलो C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं, इसका क्या आता है देखिए। C1 के अनुदिश प्रसार करते हैं तो x प्लस a प्लस b प्लस c एज इट इज है पहले से ही ऑलरेडी, है ना। और इसे सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम हटा देंगे इसके लिए, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी इससे, है ना। तो एक की गुणा करेंगे आप, है ना, तो पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस इसके इससे करेंगे। तो माइनस एक्स की ए से करो तो माइनस के ए एक्स, और माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, है ना, सी एक्स। चलो फिर माइनस एक्स की गुणा इससे करो, माइनस के सी एक्स, और माइनस माइनस प्लस के ए एक्स, या और बराबर 0। अब देखो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, सी एक्स से सी एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो एक और दो संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 0। अब हमें पता थोड़ी है कि कौन सी संख्या 0 है, और पहले भी कल समझाया था, है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उनमें से एक संख्या 0 होना जरूरी है। तो ए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो या तो x बराबर आएगा माइनस के a प्लस बी प्लस सी, पक्षांतरण कर दिया तीनों को इधर की तरफ, तीनों के चिन्ह बदल गए, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 0। ये दो आंसर आएंगे इसके, या तो x बराबर 0 होगा, या x बराबर माइनस के a प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो जब हल करवाएगा इसका मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 18, थोड़ा बड़ा है तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप देखें, अच्छा सवाल है। एक्स वाई जेड, और फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर दे रखा है आपको वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, सिद्ध करके दिखाना है इसे। इसमें मिडिल टर्म और दे रखी है 1 1 1, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, बराबर सिद्ध करके दिखाना है आपको y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, और इनटू में दे रखा है y जेड प्लस की जेड एक्स प्लस के एक्स वाई, या फिर ऐसे लिखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक ही बात। चलो इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए पूछने के चांसेस थोड़े कम। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ उसका LHS। अब देखो आपको अगर मुझे मिडिल टर्म देखने को मिले तो 1 1 1 तो है, साथ में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, और हमारे पास यहाँ एक्स की कितनी घातें हैं अधिकतम 2, ठीक है। तो 3 घातें बनाने के लिए इसमें एक्स की गुणा करनी पड़ेगी, एक्स की गुणा कर देंगे एक्स क्यूब बन जाएगा, इसमें एक्स की गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका मतलब पूरे कॉलम में गुणा करनी पड़ेगी एक्स की, ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहां से इसमें y चाहिए तो y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर हो जाएगा, y से गुणा करेंगे तो इसमें y की गुणा करनी पड़ जाएगी, फिर इसमें किसकी गुणा करें, वेरी गुड, किसकी, जेड की, तो इसमें जेड की गुणा कर देंगे, है ना। लेकिन गुणधर्म 4 याद रखना है कि जब हम किसी रो या कॉलम में किसी अशून्य अवयव की गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही गुना बढ़ जाता है, ठीक है। मान के चलो आपके पास संख्या 8 है, इसका मैंने 4 गुना मान बढ़ा दिया, मतलब 4 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा ये 32। अब ये 32 को आप बराबर तो नहीं है 32 के, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसे बटे 4 कर दो, हो गया ना बराबर। जब आप किसी संख्या को 4 से गुणा करते हैं तो उसी संख्या को 4 से भाग भी लगा दो, 8 इंटू में 4 बटे 4 ये बराबर 8, सीधी सी बात। जब मैं किसी को जितने गुना बढ़ाऊंगा उतने ही गुना कम कर दूं, बराबर बात होती है। तो इस सारणिक का जब मैं मान बढ़ाऊंगा तो इसे उतने ही गुना कम भी कर दूंगा, ताकि ये बैलेंस रहे, बराबर रहे,
वरना तो फिर ये बराबर नहीं आएगी, है ना। तो गुणधर्म 4 से देखो, ये पहले कॉलम C1 C2 एवं C3 को क्रमशः किससे गुणा करें, x y एवं z से गुणा करने पर चलो गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर x क्यूब और x y z, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर y क्यूब और x y z, फिर ये कितना हो जाएगा z स्क्वायर z क्यूब और ये हो जाएगा x y z। मैंने अभी क्या कहा, इसके कितना गुना मान बढ़ा दिया मैंने, x y z गुना। तो जब x y z गुना मान बढ़ा दिया तो ये इसके बराबर तो लिख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि बराबर नहीं है तो मान बढ़ गया। बराबर कब आएगा, जब मैं इसमें भाग लगा दूं किसका, x y z का। ये गुणधर्म 4 है। ये समझ में आया आपको कि ये x y z बाहर कहां से आ गया, मैंने गुणधर्म 4 का प्रयोग करके x y z जितने गुना मान बढ़ाया इसका उतने ही गुना कम कर दिया, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर नहीं होती तो फिर अगली स्टेप नहीं लिखी जाती। अब मैंने कहा ना कि मैंने इसका इतने ही गुना मान कम कर दिया। चलो अब मैं इस सवाल को ध्यान से देखूं तो R3 एक ऐसी है ना रो है जिसमें x y z लिख रहा है, तो मैं लिख दूंगा R3 से x y z उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ ले लेते हैं x y और z बटे x y z तो हमारे पास पहले से ही क्या बचेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, फिर x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, फिर बचेगा 1 1 और अब ये आपस में कैंसिल हो गए। अब देखो मुझे मिडिल टर्म सिद्ध करनी है तो 1 1 1 ऊपर होना चाहिए, मतलब R1 में जाना चाहिए R3, तो हम तो चेंज कर सकते हैं ना R1 को R3 में। फिर क्या परिवर्तन होगा, क्या बराबर आएगी, नहीं, चिन्ह बदल जाएगा, तो आप माइनस पहले ही लगा दो। ठीक है, अब तो बराबर हो जाएंगे, तो 1 1 1 और यहाँ लिखेंगे x क्यूब y क्यूब और z क्यूब और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब सही है क्या, देखो मिडिल टर्म सही है, अब भी सही नहीं है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, तो फिर दोबारा से संक्रिया लग जाएगी। R2 को किस में बदल देंगे, R3 में, दोबारा से बदल देंगे। जब R2 को R3 में बदलेंगे तो माइनस फिर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा तो आप क्या लिख लेंगे, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब लिख लेंगे। आप तो समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो ये आपको दिखाई नहीं भी दे रहा तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो 2 बार संक्रिया लगा दी, है ना, ये आ गया मिडिल टर्म आ गया। लेकिन अब आपको ये सिद्ध थोड़ी करना है मिडिल टर्म, आपको तो ये भी सिद्ध करना है राइट हैंड साइड, तो उसके लिए फिर से संक्रिया लगेगी, है ना। तो देखो क्या आया आपके पास, आपने मिडिल टर्म को बना लिया, है ना, तो आपकी मिडिल टर्म आ गई 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये वाली आ गई 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और x क्यूब y क्यूब z क्यूब। हालांकि सवाल आसान है, लेकिन अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, इसे सॉल्व करना, अब इसे ही आगे करते हैं क्योंकि बीच वाली पद तो आई गई, है ना। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से पूछेगा तो वो छोटा हो जाएगा, इसको इसके बराबर सिद्ध करो। पहला जो हमने किया इससे पहले वो शायद ना पूछे, क्योंकि उससे तो बड़ा सवाल हो रहा है। अब क्या करें, अब देखो 1 1 1 है और मैंने कहा ना 1 1 1 आ जाए सवाल आसान हो जाता है। किसमें 1 1 n 1 है, रो में, तो कौन सी संक्रिया लगेगी, कॉलम की। C1 को क्या लिखेंगे, C1 माइनस C2, तो याद भी हो जानी चाहिए। C2 को क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3। C1 यहाँ काम नहीं आई ना, क्योंकि मैंने 2 संक्रिया एक साथ लिखी। तो चलो 1 1 में से घटाओ 0, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और x क्यूब माइनस y क्यूब। इसी तरह से यहाँ से 0 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर और x y क्यूब माइनस z क्यूब, फिर यहाँ 1 z स्क्वायर और z क्यूब। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का तो सबको फॉर्मूला पता है, किसका नहीं पता, x क्यूब माइनस y क्यूब का याद है फॉर्मूला, x क्यूब माइनस y क्यूब का। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा, ये तो 0, ये फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस y और x प्लस y, और ये फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x माइनस y इंटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को क्या फॉर्मूला लिखेंगे, y प्लस z और y माइनस z, एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा।
चलो तो फिर 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y माइनस जेड और y प्लस जेड, y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस की जेड स्क्वायर प्लस की वाई जेड, ये फॉर्मूला रखें। और ये जो C3 है एज इट इज रहेगी जेड स्क्वायर और जेड की। या अब देखो क्या क्या बदला हमने, C1 C2 कॉमन निकालने की कोशिश करो, C1 और C2 से निकल रहा है, x माइनस वाई कॉमन आ गया, y माइनस जेड कॉमन आ गया, तो मैं लिख देता हूँ C1 व C2 से क्रमशः x माइनस वाई एवं y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। चलो तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड। शेष क्या बचेगा, देखो इधर से 0 x प्लस वाई और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर से 0 y प्लस जेड और वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और प्लस के वाई जेड, और लास्ट बचेगा 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। अब देखो कोई कॉमन नहीं आ रहा, 2 0 बनी गई तो और संक्रिया लगाने की जरूरत नहीं, सीधा प्रसार कर दो। तो 2 0 किस में है आपकी R1 में, तो R1 के अनुदिश प्रसार, इसका प्रसार ध्यान से देखना है, इसकी कैलकुलेशन R1 के अनुदिश प्रसार। ये x माइनस वाई और y माइनस जेड एज इट इज रहेंगे, तो इसे तो यूं का यूं रख लेते हैं, x माइनस वाई y माइनस जेड एज इट इज रखिए, है ना। अब देखो ये रो और ये कॉलम हट गए, और ऐसे लाइन भी खींच ले तो भी कोई परेशानी नहीं है आपको, इस दोनों की गुणा करेंगे माइनस इन दोनों की गुणा करेंगे। तो अब आपको गुणा करनी है x प्लस वाई की किसके साथ, वाई स्क्वायर प्लस की जेड स्क्वायर और प्लस की एक्स वाई से वाई जेड से, फिर माइनस वाई प्लस जेड की गुणा करनी है, वाई प्लस जेड की गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई से, और इसे बंद कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और एक्स की गुणा करो वाई से, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स जेड स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर प्लस के वाई क्यूब, वाई को गुणा करेंगे तो वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर और प्लस की वाई स्क्वायर जेड। या चलो इसे तो मिटा देता हूं जो सिद्ध करना। फिर माइनस, माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस के वाई क्यूब, माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर जेड और माइनस के, है ना, वाई स्क्वायर जेड और माइनस के लिखेंगे एक्स वाई जेड। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो y प्लस जेड की सब में गुणा कर दी, लेकिन मैंने जो अल्फाबेट के हिसाब से लिखा है, x पहले है तो x पहले आएगा, है ना, y पहले है तो y पहले आएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। वाई क्यूब, ये वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप देखें एक्स स्क्वायर जेड, तो एक्स स्क्वायर जेड तो है नहीं, कैंसिल नहीं होगा। वाई स्क्वायर जेड ये रहा वाई स्क्वायर जेड, कैंसिल हो गया। क्या एक्स वाई जेड भी कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, क्या बचा आपका एक्स जेड स्क्वायर, और क्या बचा प्लस की वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर से माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और लास्ट में बचा माइनस के एक्स स्क्वायर जेड, ये बचा। अच्छा एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स चाहिए, तो जेड माइनस एक्स आपको चाहिए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, अब आपको चाहिए क्या, जेड माइनस एक्स, ठीक है, जेड माइनस एक्स। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये पहले में से और लास्ट में से x और z कॉमन आ गया, क्या बच गया इधर से z और इधर से माइनस का x, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, इन दोनों में से कॉमन आ गया y, और क्या बचेगा आपके पास z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन, x माइनस वाई माइनस जेड। अब इन दोनों पोर्शनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला याद है एक्स जेड, चलो मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, जेड माइनस एक्स प्लस की वाई, फॉर्मूला लगेगा जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही, जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स जेड और प्लस के वाई की गुणा बचेगी किससे, जेड प्लस एक्स, ये बचेगी। अब एक लास्ट स्टेप लिखेंगे आप, हो गया ना सवाल बड़ा ही,
इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी हो गई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये बचेगा x को y से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, या चलो जैसे लिख रखा है एक्स जेड प्लस के वाई जेड प्लस के एक्स वाई, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई जो कि सिद्ध करनी है। तो मैंने कहा ना मिडिल टर्म से सवाल पूछ ले तभी भी बहुत बड़ा है, इसलिए पूरा सवाल मुश्किल से पूछेगा वो, है ना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप मिडिल टर्म से इसे करके देखें, ठीक है। ओके, अब आपके रह गए एग्जाम्पल नंबर 19, 20, 21, 3 एग्जाम्पल और रह गए, वो और करते हैं, ठीक है। चलो ठीक।